Kamika. बच्चों आवाज आ रही है? अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है वो कुछ चीज़ें बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट हमने कुछ एंडोक्राइन की जो है वो चीज़ें आप लोगों ने की थी। तो आज जो है वो हम उसकी जो डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली एंडोक्राइन के, उनको क्विकली जो है वो गो थ्रू करेंगे। तो बेसिकली हम जो है वो हम शुरू करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जो एंडोक्राइन में बेसिकली क्या होता है कि जो एक ग्लैंड होता है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। और उसका फंक्शन होता है कि वो ड्यू टू स्टिमुलस वो कोई ना कोई जो है वो एक सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट एक रिलीज करता है। और वो जो प्रोडक्ट है या वो जो सब्सटेंस है या जिसको हम हार्मोन कहते हैं, वो आगे जाके एक टारगेट ऑर्गन पे जो है वो एक्ट करते हैं और उसका सेलुलर जो फंक्शनिंग होती है उसको वो अफेक्ट करता है और एक डिजायर्ड जो एक उसका इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस करवाता है। आपको आवाज़ कम आ रही है? आवाज़ ठीक नहीं आ रही? हेलो, आपका आवाज़ कम आ रही है? अभी भी स्लो आ रही है? मैं पूरा लाउडली बोल रहा हूँ फिर भी स्लो आ रही। कोई आपके कनेक्शन का इशू तो नहीं है कुछ इंटरनेट का? अच्छा, चलें ठीक है। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ग्लैंड होता है ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इसको कोई ना कोई स्टिमुलस मिलता है और उस स्टिमुलस के रिजल्ट में एक सब्सटेंस रिलीज करता है और उस सब्सटेंस को हम हार्मोन जो है वो कहते हैं। और वो हार्मोन जो है एक फर्दर जाके एक टारगेट ऑर्गन पे जो है वो एक्ट करता है और टारगेट ऑर्गन का एक जो सेलुलर फंक्शनिंग है उसको जो है वो एक डिजायर्ड इफेक्ट वहाँ से जो है वो प्रोड्यूस करवाता है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं उसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो वो हार्मोन रिलीज होते हैं, एंटी बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मोस्टली कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कोई ना कोई स्टिमुलस जो है वो रिसीव होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और उसके रिजल्ट में जो है ये डिफरेंट हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। उसमें एक ग्रोथ हार्मोन है, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, एक एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एफएसएच है, एलएच है, ठीक है। ये हार्मोन जो है वो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन होता है और एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है एडीएच, ठीक है। इसी तरह जो थायराइड ग्लैंड है या इससे जो है वो जो बेसिकली जो एक टीएसएच जो प्रोड्यूस होता है इससे क्या कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे और T3 T4 जो है वो यहाँ से रिलीज करवाता है। इसी तरह जो एक और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एंडोक्राइन।
एंडोक्राइन के जो है वो बेसिकली ओवरव्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में जो है वो दो तरह के तीन तरह के जो बेसिकली हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं, T3 T4। T3 को जो है ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, और T4 को थायरॉक्सिन जो है बेसिकली उसको टेट्राआइडो थायरोनिन भी जो है वो कहते हैं, T4। तो ये और एक और जो हार्मोन है वो कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, ठीक है। तो ये ये जो कैल्सिटोनिन है बेसिकली ये कैल्शियम लेवल का जो ब्लड के अंदर लेवल है उसको डिक्रीज करता है। इसी तरह जो फिर नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो एड्रिनल ग्लैंड है, जो कि किडनी के सुपीरियर पार्ट पे जो है वो प्रेजेंट होता है। दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। अब उसके दो पार्ट्स होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के एक जो इनर पार्ट है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक और दूसरा जो पार्ट है उसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जिसमें मेनली कार्टिसोल होता है। दूसरे जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं जिसमें एल्डोस्टेरोन होता है, और दूसरे एंड्रोजन, तीसरे जो है वो एंड्रोजन्स जो है वो यहाँ से रिलीज होते हैं। फिर इसी तरह जो है वो एड्रिनल मेडुला है, जहाँ से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है वो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है उसमें ये दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है उसमें जो है वो बेसिकली ये पैंक्रियाटिक जूस जो है वो ये प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है, ठीक है। एक इसका एंडोक्राइन फंक्शन में एक थर्ड जो हार्मोन है वो भी रिलीज होता है, जो इसके डेल्टा सेल से रिलीज करते हैं, जिसको हम सोमैटोस्टैटिन का जो है वो कहते हैं। तो बेसिकली लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है। तो अब जो है वो हम ज़रा क्विकली जो है वो इसकी जो डिसीजेस है उसको गो थ्रू करता है, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड होता है इन इसके एंडोक्राइन जितने भी ग्लैंड हैं इनका जो बेसिकली डिसऑर्डर्स हैं वो दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ये ज़रा लिखते जाएं। आवाज़ आ रही है अभी कि कम आ रही है अभी भी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरे? ये ना कुछ लोगों का इंडिविजुअल इशू आ रहा है, ये ओवरऑल मोस्टली लोगों को जो है वो आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अपना ज़रा हेडफोन वगैरह या अपना कनेक्शन जो है वो रीचेक करें। अच्छा, इसमें जो एंडोक्राइन के जो डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली वो हम उसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो बेसिकली दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि उसकी जो प्रोडक्ट है ग्लैंड की वो या तो ज़्यादा हो रही है किसी रीज़न की वजह से, या वो प्रोडक्ट या जो हार्मोन है वो किसी रीज़न की वजह से कम हो रही है, ठीक है। तो ये ज़रा लिख लें कि जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली वो टू कैटेगरीज में मेनली फॉल करते हैं। एक हाइपर सेक्रीशन, दूसरा हाइपो सेक्रीशन। मैं इसमें मेरा टैग भी आपको कर दूँ इसको, हाइपो सेक्रीशन और दूसरा जो है वो हाइपर सेक्रीशन है, ठीक है।
तो बेसिकली एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर्स हैं वो दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं, एक हाइपर सिक्रीशन और दूसरा हाइपो सिक्रीशन। अब हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है कि अगर एंड जो ग्लैंड है उसकी जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज हो जाए किसी वजह से, और वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो अगर किसी रीज़न की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि वो उसकी हाइपर सिक्रीशन हो रही है। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन में फिर जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उस ग्लैंड से, तो अल्टीमेटली उस हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जिस टारगेट ऑर्गन पे उसने जाके एक्ट करना होता है या जिस जो उसका फंक्शन होता है वो भी अल्टीमेटली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो डिसऑर्डर्स हैं वो होते हैं अंडर प्रोडक्शन या हाइपोसिक्रेशन। ठीक है, हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है कि उस हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है, उस ग्लैंड से उस हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है। ठीक है, अब हाइपर सिक्रीशन कब होती है और हाइपो सिक्रीशन कब होती है? हाइपर हाइपर सिक्रीशन तब होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी जो ग्लैंड है उसका उसमें जो उसके सेल्स हैं वो किसी वजह से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, उसके जो सेल्स थे फॉर एग्जांपल अगर वो ग्लैंड है उसके सेल्स हैं फॉर एग्जांपल 1 लाख सेल्स हैं। ठीक है, और उसकी उसमें कोई भी उसकी जो सेलुलर उसमें ऐसी चेंजेस आई हैं कि वो सेल रेप्लिकेट हो रहा है और वो उसका जो साइज है वो बढ़ गया है ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। तो वो ग्लैंड बड़ा हो जाएगा। जब वो ग्लैंड बड़ा हो जाएगा तो उससे जो उसका जो फंक्शन है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हार्मोन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हार्मोन जब और वो होता मेनली किस कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली अगर किसी एक ग्लैंड में 100,000 सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके जो सेल्स हैं वो अब नॉर्मली रेप्लिकेट हो गए, तो उनका नंबर है वो 200,000 हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया फॉर एग्जांपल सेल्स का। तो उसके जो सेल्स का नंबर है वो बढ़ गया। इस कंडीशन को मोस्टली जो है वो बेसिकली ये ट्यूमर होता है या कैंसर होता है। वो उस कंडीशन में वो जो उसका जो फंक्शन है बेसिकली वो इंक्रीज हो जाता है, और ये मोस्टली कैंसरस कंडीशन में या कोई ट्यूमर होता है जो लीड करता है इस कंडीशन को। और जो सेल्स होते हैं वो उसी टाइप के होते हैं जिस टाइप का वो ग्लैंड होता है। ठीक है, तो वो सेम टाइप के सेल्स होते हैं जिनकी बेसिकली ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम ट्यूमर या कोई ना कोई कैंसर कहते हैं उस ग्लैंड का। ठीक है, तो उसमें जो है वो बेसिकली उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो जो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पैंक्रियाज है, उसमें उसके जो सेल्स हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो गया। ठीक है, तो पैंक्रियास के और उसमें कोई भी वो जो ओवर ग्रोथ की वजह से एक ट्यूमर बन गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो अब उसके सेल्स ज़्यादा हो गए, तो इसलिए जो उसके सेल्स हैं जब वो ज़्यादा हो गए तो वहाँ से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी हम इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसका जो इंसुलिन का जो फंक्शन है जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है बेसिकली कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है। जो इंसुलिन होती है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करती है तो जो पर्सन होगा या पेशेंट होगा उसका शुगर लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो इस तरीके से जो ये जो ट्यूमर है जो अभी हमने एक एग्जांपल डिस्कस की है पैंक्रियाज की, तो उसकी उस ट्यूमर की वजह से वो जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं वो उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह तो मोस्टली जो बेसिकली ये जो ओवर प्रोडक्शन होती है ये किसी न किसी मेलिग्नेंट कंडीशन में या ट्यूमर जो होता है उस कंडीशन में जो है वो उस ग्लैंड की जो प्रोडक्शन बेसिकली जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर सिक्रेशन। दूसरा जो है वो बेसिकली हाइपो सिक्रेशन
सिक्रीशन होता है। हाइपोसिक्रीशन में उस ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से वो उसका जो ग्लैंड का फंक्शन है वो कम हो जाता है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला जो हार्मोन है वो वो कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। तो इसमें इसकी मोस्टली काजेज़ होती हैं कि अगर वो जो ग्लैंड है वो किसी वजह से उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, किसी वजह से कोई ऑटो इम्यून डिजीज हुई है जिसकी वजह से जो बॉडी के सेल्स हैं उन्होंने इटसेल्फ अपने ही टिश्यूज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मोस्टली जो इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं हाइपोसिक्रीशन के, वो ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो होते हैं, कि जिसमें ऑटो इम्यून अगेंस्ट इट्सेल्फ जो है जो अगेंस्ट द बॉडीज ओन सेल्स, वो जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं बॉडी के अपने ही सेल्स को, उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। अभी ये एग्जांपल आगे भी और भी हम ज़रा जब इंडिविजुअल ग्लैंड्स डिस्कस करते हैं तो उसमें और भी आएंगे। तो अभी ज़रा अभी जो इसकी मेन जो भी है, आप इसको दो चीज़ों में डिवाइड कर लें जो डिसऑर्डर्स हैं, एक हाइपर सिक्रीशन और जिस ऑफ हार्मोन्स, और दूसरी है हाइपो सिक्रीशन, एक में कम हो रहे हैं और दूसरे में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? समझ आई यहाँ तक? यहाँ तक समझ आई है सबको? आगे चलें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली, थैंक यू, नेक्स्ट जो है बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है बेसिकली एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स को दो दो जो कैटेगरीज हैं उसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें एक जो है वो मैं इसको लिख लें ज़रा। अच्छा, इसमें एक ये जो दो जो कंडीशन होती है, एक जिसमें हाइपर सिक्रीशन होती है और एक हाइपो सिक्रीशन होती है। एक में पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है जिसको हम कहते हैं हाइपर पिट्यूटरिज्म, और दूसरे में कम हो रही है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मेन जो एक हार्मोन है इंटीरियर पिट्यूटरी का, वो है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सबसे पहले जो ग्लैंड इस ग्लैंड का जो मेन एंटीरियर पिट्यूटरी का जो एक हार्मोन है मेन, वो ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन एज अ नेम इंडिकेट्स, ये हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है बेसिकली उसको कंट्रोल करता है। इसको GH से जो है वो डिनोट करता है। पहला जो हम ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसका हार्मोन जो डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। इसमें जो ग्रोथ हार्मोन है ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी की जो ग्रोथ होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बेसिकली इसकी जब एक्सेस होती है, हम दो कंडीशन हो सकते हैं। एक कि इसमें एक जिसमें इसकी जो पिछली ग्रोथ हार्मोन है इसकी या तो एक्सेस हो, ठीक है, या फिर इसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो, ये कम हो। अगर एक्सेस होगी तो क्या होगा, एक्सेस होगी तो जो इंडिविजुअल होगा उसकी जो ग्रोथ है वो कम होगी, उसकी जो है वो स्टंटेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी। और अगर ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा है तो वो ग्रोथ जो उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, आवाज़ अब बिल्कुल नहीं आ
अब आ रही है? हेलो हेलो हेलो। आवाज अब कुछ बेहतर हुई है? ठीक है। अच्छा, उसमें जो है अब दो कंडीशन है। एक तो ये है कि ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन है, अगर वो ज़्यादा है तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। दूसरा, अगर उसकी प्रोडक्शन कम है तो ग्रोथ कम होगी। अब बेसिकली होता क्या है कि ये ग्रोथ हार्मोन है, ये फॉर द लाइफ टाइम बेसिकली ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो रिलीज होता रहता है। ठीक है। वो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है वो रिलीज होता रहता है। अब होता क्या है कि हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है, जैसे स्पेशली जो हमारी हाइट होती है बॉडी की, वो डिटरमिन करती है हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं। स्पेशली जो लोअर लिम्स की जो बोन्स होती हैं, या हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, जो स्कल होता है, ये चीज़ें हमारी हाइट जो है वो बेसिकली डिटरमिन करती है। अब जो लॉन्ग बोन्स होती हैं बॉडी की, इन अगर आप मतलब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा, स्केलेटल सिस्टम में कि बोन्स की टाइप है, लॉन्ग बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स होती हैं, इर्रेगुलर बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं। ठीक है। तो इसमें इसमें जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर एक एक कार्टिलेज होती है, और उस कार्टिलेज की बेसिकली वो एक सर्टन पॉइंट तक उस बोन की जो ग्रोथ है लेंथ वाइज वो इंक्रीज होती है। ठीक है। और एक सर्टन पॉइंट पे जाके उसकी जो ऑसिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। अब जब वो ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो बोन जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज नहीं होती। ठीक है। वंस द ओसिफिकेशन कंप्लीट्स, उसके बाद वो बोन की जो लॉन्ग बोन है उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती, फिर वो उसकी थिकनेस ज्यादा होना शुरू हो जाती है, वो बोन मोटी होना शुरू हो जाती है। पहले वो लंबी हो रही होती है। ठीक है। अब ये जो उसकी लेंथ इंक्रीज होने का जो टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 21 ईयर्स की एज तक उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद आफ्टर 21 ईयर्स ये जो ऑसिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें ग्रोथ हार्मोन का जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक जाइगेंटिज्म होता है और एक एक्रोमेगाली होता है। ठीक है। तो इसको जरा गौर से जरा सुनिएगा। ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो बैकग्राउंड है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी जो लेंथ है वो बेसिकली 21 ईयर्स की एज तक इंक्रीज होती है। ठीक है। और 21 ईयर की एज पे ओसिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फर्दर बोन की लेंथ इंक्रीज नहीं होती। ठीक है। तो जब बोन की लेंथ नहीं होगी इंक्रीज, और वो जो बोन की ग्रोथ हो रही होती है मेनली वो हो रही होती है इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ठीक है। तो उसकी ओसिफिकेशन के बाद भी वो जो हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो उसके फर्दर जो उसकी एक्शन पे क्या होता है कि बोन की लेंथ तो इंक्रीज नहीं होती, लेकिन उसकी जो विड्थ होती है, जो थिकनेस होती है, वो इंक्रीज होती रहती है। अब अगर अगर यही ग्रोथ हार्मोन अगर चाइल्डहुड में चाइल्डहुड में जो है वो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि बोन की जो लेंथ है वो वो ज़्यादा होती जाएगी और अबव एंड बियॉन्ड नॉर्मल होती जाएगी। ठीक है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो हाइट होती है वो अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से उसकी जो लेंथ है बोन्स की वो अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो हाइट होती है इंडिविजुअल की वो इंक्रीज हो जाती है, अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो हाइट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म।
ये पहली कंडीशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है? जाइगेंटिज्म। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जाइगेंटिज्म इज अ कंडीशन इन विच द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ growth hormone in the childhood leads to the increased lengthening of the long bones, ultimately leading to an abnormally increased height. ठीक है, तो इस कंडीशन में फिर उसकी इस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं? जाइगेंटिज्म, कि जिसमें हाइट जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब अगर यही हार्मोन अगर चाइल्डहुड में नॉर्मल हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और बाद में जो है अगर ये चाइल्डहुड में ये नॉर्मल हो और अगर जैसे ओसिफिकेशन बोन्स की कंप्लीट हो गई या 21 ईयर्स पूरे हो गए, ठीक है, अब उसके बाद ये लेटर ऑन किसी डिजीज की वजह से, जैसे किसी ट्यूमर की वजह से इस ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन लेटर ऑन लाइफ में अगर इंक्रीज होती है, तो उसका फिर इस एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है वो बोन्स पे जाके एक्ट तो करेगा, लेकिन बोन की लेंथ इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि बोन की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जो बोन होती हैं वो अब नॉर्मली थिक हो जाती हैं। ठीक है, अब उसमें जब बोन्स थिक हो जाती हैं और ये होता है बेसिकली एडल्टहुड में, जैसे आफ्टर 21 ईयर्स की एज पे जो है वो ये कंडीशन डेवलप होती है। तो अगर यही ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो एडल्टहुड में, तो वो लीड करता है बेसिकली इंक्रीज थिकनिंग ऑफ बोन्स, जिसकी वजह से बोन बड़ी बड़ी हो जाती हैं। हाथ और लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पाँव, ये ऐसे चौड़े हो जाएंगे, ऐसे वाइड हो जाएंगे, उसकी थिकनिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगेली। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्रोमेगेली। कि जिसमें क्या होता है कि बेसिकली द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ abnormally excess production of growth hormone in the adulthood leads to increased thickening of the bones। तो जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि बोन्स, एक जो बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल जो बॉडी का फ्रेम होता है वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो टिपिकल जो सिम्टम होती है, इसकी जो टिपिकल जो सिम्टम होती है एक्रोमेगाली की, जिसका जो एक मेन जो फीचर होता है वो बेसिकली एक जो हम जिसको देखते ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस जिसको हम देखते ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका ना जो हमारी बॉडी का जो फेस का जो स्कल का मतलब जो एक लोअर जॉ होता है ना, जो मैंडिबल एक बोन होती है, वो उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम अपना माउथ क्लोज करते हैं तो जो अपर जॉ होता है वो बाहर की तरफ होता है और लोअर जॉ अंदर की तरफ होता है। ठीक है, नॉर्मली जब हम अपना माउथ क्लोज करते हैं तो जो अपर जॉ है वो बाहर की तरफ होता है, यानी कि जो अपर टीथ होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं जब हम जॉ को क्लोज करते हैं, और जब जो जो लोअर टीथ होते हैं या जॉ होता है वो अंदर की तरफ होता है। जब जब इसकी जो ओवर प्रोडक्शन होती है ग्रोथ हार्मोन की एडल्टहुड में, तो वो जो लोअर जॉ है उसकी ओवर ग्रोथ होती है। ठीक है, ओवर ग्रोथ होती है उसकी, तो जो अपर लोअर जॉ है वो ओवर ग्रो कर जाता है तो वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोअर लोअर जॉ होता है, जो लोअर जो टीथ होते हैं वो बाहर को आ जाते हैं, और जो अपर टीथ होते हैं बेसिकली वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो एक इस तरह का जो फेशियल एक फीचर जो है वो बड़ा एक सिग्निफिकेंट होता है, जिसमें हम इसको पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बेसिकली किसका केस है? एक्रोमेगेली, इसको एक्रोमेगेली है। ठीक है,
तो इसमें 2 कंडीशंस हमने डिस्कस की, एक जाइगेंटिज्म डिस्कस किया और अ, दूसरा हमने डिस्कस किया इसको एक्रोमेगाली को। जाइगेंटिज्म चाइल्डहुड में होता है और एक्रोमेगाली अडल्टहुड में होता है। अब दोनों दोनों का जो कॉज है वो प्रीटी मच सेम होती है, ठीक है। उसमें भी कोई ना कोई ट्यूमर होता है और उसमें भी कोई ना कोई ट्यूमर होता है। अब डिपेंड करता है कि वो ट्यूमर किस एज पे डेवलप हो रहा है। अगर वो चाइल्डहुड में डेवलप हो रहा है तो चूंकि उस टाइम पे बोन्स की अभी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई होती, ऑसिफिकेशन नहीं हुई होती, तो बोन में टेंडेंसी अभी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो लेंथ वाइज इंक्रीज हो सके, ठीक है, लेंथ वाइज इंक्रीज हो सके। तो उस लिए फिर वो बोन्स जो है वो लंबी हो जाती हैं इन चाइल्डहुड। तो वो फिर जिससे हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए अगर हम नोटिस करें डे टू डे लाइफ में भी, तो जिसकी जितनी हाइट इंक्रीज होनी होती है वो प्रीटी मच 21 ईयर्स की एज तक हो जाती है। उसके बाद फिर बॉडी जो है वो उसकी वाइडनिंग होती है, हाइट इंक्रीज नहीं होती। हाइट जितनी डेवलप होनी होती है वो वो बेसिकली बिफोर या अप टू 21 ईयर्स की एज तक इंक्रीज होती है। उसके बाद हाइट इंक्रीज नहीं होती, बोन्स की ग्रोथ होती है, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, लेंथ इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जब उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होती तो अगर यही जो ग्रोथ हार्मोन है अगर चाइल्डहुड में अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए, तो क्योंकि बोन के अंदर कैपेसिटी नहीं है और ज़्यादा लेंथ वाइज इंक्रीज होने की, तो इस वजह से वो फिर बोन्स चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे हाथ चौड़े चौड़े होंगे होना शुरू हो जाएंगे, पाँव पाँव जो है वो चौड़े होना शुरू होंगे, बोन्स जो है चौड़ी होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका एक टिपिकल जो फीचर हमें रेडिली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो है ओवर ग्रोथ ऑफ लोअर जा। नॉर्मली लोअर जा जो है वो अंदर की तरफ होता है, अपर जा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे अपना माउथ क्लोज करके उसको नोट्स भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो जब हम माउथ क्लोज करते हैं तो अपर टीथ बाहर की तरफ है, तो और लोअर टीथ अंदर की तरफ है जब हम ऐसे माउथ को क्लोज करते हैं। तो इसकी जो है वो बेसिकली लोअर जा की ओवर ग्रोथ होगी, ठीक है। एक टिपिकल जो फीचर होता है बेसिकली वो लोअर जा की जो है वो उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बाहर की तरफ जो है वो अपर चाहे अंदर की तरफ हो जाता है और बाहर का जो लोअर जहाँ वो बाहर की तरफ हो जाता है। इवन जो टांग है वो भी उसकी भी वो भी लार्ज हो जाती है, हाथ पाँव भी चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेसिवली जो है वो लार्ज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, इसमें जो है वो बेसिकली इसका जो जितने भी ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसका इसकी बेसिकली अगर तो पॉसिबल हो तो उसकी अगर रूट कॉज जो होती है वो उसको आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट कर दें तो कंडीशन जो है वो अगर क्या कहते हैं अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर तो जो है वो इसका इतना इफेक्ट इतना प्रोनाउंस नहीं होता। लेकिन अगर वो अपना जो एक उसका इफेक्ट है उस पे अगर वो फुल्ली वो इंड्यूस हो चुका है बोन्स के अंदर, तो वो बोन्स अब बड़ी हो गई हैं, तो वो उनको बोन्स को छोटा करना जो वो फिर मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। अगर अर्ली स्टेज पे किसी मतलब वो इस डिजीज की आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो इसमें फिर उसकी जो सर्जरी होती है, बेसिकली अगर वो ट्यूमर है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो सर्जिकली अगर उस ट्यूमर को रिमूव कर दें, तो फिर पॉसिबिलिटी होती क्या है कि वो फर्दर जो भी उसकी ओवर ग्रोथ हो गई थी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इशू ये होता है कि जो ग्लैंड होता है ये बड़ा ही एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब हम इसकी सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी में क्या होता है कि बेसिकली इस ग्लैंड, ये बड़ा एक मास्टर ग्लैंड होता है। एक तो सिर्फ आपको क्या कह रहे हो कि मिक्स हो गया। हम्म, नॉर्मली जो है वो अपर जहाँ बाहर की तरफ होता है और लोअर जहाँ अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ये है नॉर्मल कंडीशन। आप अपना माउथ जो है वो क्लोज करके इसको ऑब्जर्व करें, तो सिर्फ मतलब ये आपको मैं आंसर कर रहा हूँ कि नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल इंडिविजुअल का अपर अपर जहाँ बाहर की तरफ होता है और लोअर जहाँ अंदर की तरफ। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? यहाँ पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा रिकनेक्ट हुआ है, तो अब बताएं आवाज आ रही है? अच्छा, अपना जिस जैसा जो क्वेश्चन था वो दोबारा ना उसमें सेंड करें, क्योंकि वो चैट जो है वो उसमें सारी रिमूव हो गई थी। तो अभी वो तौसीफ का इसमें क्वेश्चन था कि जो ये मिक्सअप हो रहे हैं अपर जा और लोअर जा, तो बेसिकली क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो नॉर्मली जो लोअर जा होता है वो अंदर की तरफ होता है और अपर जा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब अगर ग्रोथ हार्मोन एडल्टहुड में उसकी ओवर प्रोडक्शन हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में जो लोअर जा होता है हमारा उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है एज कम्पेयर टू अपर जा। उसकी जो है वो ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल आता है, जबकि अपर जा अंदर की तरफ चला जाता है। तो आप ज़रा इसको अगर नोटिस भी करें, अपना माउथ क्लोज करें, तो उसमें आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा अपर जब बाहर है, लोअर जो अंदर की तरफ है। लेकिन एक्रोमेगाली ये एक डिसीज्ड कंडीशन है जिसमें ग्रोथ हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन हुई है, जिसने लीड किया है अब नॉर्मल थिकनिंग ऑफ लोअर जा। एक्सेसिव थिकनिंग हो गई है वो लोअर जा की, तो वो बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो जो है वो एक फेशियल फीचर बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको जो है वो एक्रोमेगाली है। ठीक है, और दूसरा हम बात कर रहे थे
इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो एक इसका जो इफेक्ट है अगर वो हो चुका है तो उसको हम इस इफेक्ट को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, जो इफेक्ट इसका डेवलप हो गया है उसको उसको रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनिशियल स्टेजेस पे अगर ये कंडीशन आइडेंटिफाई हो गई है, ठीक है, इनिशियल कंडीशंस पे अगर आइडेंटिफाई हो गई है तो फिर हम अगर पॉसिबिलिटी हो सर्जरी के तो सर्जिकली हम उस ट्यूमर को अगर रिमूव कर दें जिसकी ओवर प्रोड्यूस कर रहा था इस हार्मोन को, तो फिर जो है वो पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन चूंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये बड़ा ही मतलब एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें इसको जब इसकी सर्जरी होती है तो जब इसका ट्यूमर जो है जो इसके अंदर हो इसको हम जब रिमूव करते हैं तो उसमें टेंडेंसी ये होती है कि वो जो बाकी पूरा का पूरा जब हम ग्लैंड रिमूव कर देते हैं तो या अगर जो ट्यूमर है वो एम्बेडेड है बाकी स्ट्रक्चर में भी तो वो बाकी के जो फंक्शन होते हैं वो भी जो है वो बेसिकली नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, अब इसके अंदर अगर ट्यूमर डेवलप हो गया तो जब हम और वो ट्यूमर बेसिकली उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है, मेनली वो ओवर प्रोड्यूस कर रहा है ग्रोथ हार्मोन फॉर एग्जांपल। अब यही पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ सेल्स जो हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एसीटीएच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसी के जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, टीएसएच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है, ऑक्सी एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो वो फिर एफएसएच एलएच प्रोड्यूस हो रहे हैं इससे। ठीक है, तो जब ये वाले जो हार्मोन्स हैं अगर हम इस पूरे ग्लैंड को रिमूव कर देंगे जिसका टोटल जो वेट है वो बेसिकली 500 मिलीग्राम है। ठीक है, इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली वो 500 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अब आप ज़रा इसको इमेजिन करें कि ये ऐप ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम जो है वो बेसिकली उसका हाफ 500 मिलीग्राम होता है। अब 500 मिलीग्राम का जब एक ग्लैंड है उसका उसकी आप सर्जरी करें उसको और सर्जिकली आप उसको उसके ट्यूमर को रिमूव करें तो उसमें भी टेंडेंसी ये होती है कि वो बाकी का जो उसका पोर्शन होगा वो भी सारा का सारा रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम सारा का सारा पोर्शन रिमूव करेंगे तो वो फिर बाकी का जो फंक्शन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो फिर ये बेसिकली ये बहुत सारे जो वाइटल हार्मोन है बेसिकली एसीटीएच है, ठीक है, टीएसएच है और बाकी के जो हार्मोन्स हैं जो इससे प्रोड्यूस होते हैं एफएसएच है, एलएच है, तो वो भी प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर बॉडी की बाकी जो फंक्शनिंग है वो भी बेसिकली इम्पेयर्ड हो जाएगी। तो उसमें फिर ये सर्वाइवल के लिए ये ग्लैंड जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए सर्जिकली इसको रिमूव करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि इसका ट्रीटमेंट का। दूसरा क्वेश्चन था वो जो कन्फ्यूजन हो रही थी अपर जॉ लोअर जॉ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है फिर, नहीं तो फिर आगे चलते हैं ज़रा। क्वेश्चन है यहाँ तक तो क्योंकि पिछली जो प्रीवियस चैट हिस्ट्री है वो इसमें शो नहीं हो रही, तो क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी, नहीं तो आगे चलते हैं। उसमें ओसिफिकेशन बेसिकली मैंने आपको बताया कि ओसिफिकेशन है कि जो बोन होती है जो स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स होती हैं इनकी जो लेंथ है एक लिमिट तक इंक्रीज होती है। लेंथ वाइज बोन एक ख़ास एक्सटेंट तक एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद जब इसकी लेंथ अपनी पूरी ये अचीव कर लेती है और इसके अंदर एक कार्टिलेज प्लेट होती है बेसिकली बोन के अंदर,
तो ये हम जब हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अगर एक दफ़ा दोबारा इसको रिव्यू करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जब वो उसकी पूरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाए उसकी, तो उसको हम कहते हैं बोन की ओसिफिकेशन। अब ओसिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर बोन लेंथ वाइज इंक्रीज नहीं होती, फिर वो लंबी नहीं होगी, चौड़ी हो सकती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओसिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये क्वेश्चन एक आ रहा है, यहाँ तक समझ आई? एक जो क्वेश्चन आ रहा है कि जाइगेंटिज्म क्या है। बेसिकली जाइगेंटिज्म एक इट्स अ कंडीशन इन विच देयर इज एन excessive production of growth hormone in childhood, leading to an abnormally increased lengthening of long bones. तो वो उसको उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बेसिकली जाइगेंटिज्म। ठीक है, लोबाइना समझ आ गई इसमें अब इस डेफिनेशन के? लोबाइना लोबाइना समझ आई डेफिनेशन की? ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो पूछें ज़रा, नहीं तो फिर नेक्स्ट इसको मूव फॉरवर्ड करते हैं। मोस्टली क्योंकि एविडेंट वहाँ पे होती है। ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन है बेसिकली इसकी ये ज़्यादा एविडेंट होता है जो लॉन्ग बोन्स होती हैं। एक तो उनका एरिया ज़्यादा होता है, एक वहाँ पे रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो भी ज़्यादा उस लॉन्ग बोन्स पे होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली ये हमने दो कंडीशंस की, एक जाइगेंटिज्म की है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमने डिस्कस की एक्रोमेगाली। तीसरी जो कंडीशन है वो बेसिकली क्या है? वो है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। बेसिकली है क्या कि एक हार्मोन है बेसिकली, वो प्रोड्यूस होता है इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो बेसिकली क्या करता है? प्रोलैक्टिन बेसिकली जो ब्रेस्ट होते हैं उन पे जाके एक्ट करता है, उनके सेल्स पे, और जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो इंड्यूस करता है। ठीक है, नॉर्मल जिसका फंक्शन क्या है प्रोलैक्टिन का, कि इट इज प्रोड्यूस्ड द बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पोर्शन? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और वहाँ से प्रोड्यूस होके ये बेसिकली एक्ट करता है किस पे? उस पे ब्रेस्ट पे, और मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। और इसकी जो नॉर्मली जो इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है। जो लास्ट जो वीक्स होते हैं इसके प्रेगनेंसी के, उसमें इसका बेसिकली इसका जो प्रोडक्शन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब ये जो अगर नॉर्मली ये प्रोडक्ट इसमें प्रोड्यूस होता है इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब अगर किसी वजह से इसकी जो जैसे कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, और उसकी वजह से ट्यूमर की वजह से प्रोलैक्टिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब ये प्रोलैक्टिन जो है वो एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि वो उसके उसके रिजल्ट में क्या होगा कि प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा।
प्रोलैक्टिन का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं हाइपर, मीन ज़्यादा प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन, एमिया मीन इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के अंदर अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। ठीक है, अब उसमें जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर वो फीमेल जो है अगर प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, तो किसी भी कंडीशन में अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी है तो इससे क्या होगा, ग्लैक्टोरिया, एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं abnormal या inappropriate milk secretion, ग्लैक्टोरिया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, ग्लैक्टो कहते हैं मिल्क को, और या मीन रिलीज या सिक्रीशन, ठीक है, या डिस्चार्ज। तो ग्लैक्टोरिया मीन इनअप्रोप्रिएट रिलीज ऑफ या इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो है वो ग्लैक्टोरिया एक कंडीशन डेवलप हो जाती है कि इनअप्रोप्रिएट रिलीज ऑफ या सिक्रीशन ऑफ मिल्क। दूसरी जो बेसिकली क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का फंक्शन एक ये होता है कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये जब प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो रहा होता है तो इसका जो ओवरीज पे जो इसका एक्शन होता है वो होता है कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। अब जब अगर प्रोलैक्टिन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस इंक्रीज लेवल की वजह से ओवरी से जो एग की प्रोडक्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, जब ओवरी से जो एग की प्रोडक्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगी तो एग प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो एग प्रोड्यूस नहीं होगा या अगर प्रोड्यूस हुआ है ओव्यूलेशन नहीं हुई तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो नेचुरल साइकिल है वो सीज हो जाएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल्स में वो सीज हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ए मिनोरिया। ए मिनोरिया, ए मीन एब्सेंस, ए जो है मिनोरिया मीन मेंस्ट्रुअल मेंसेस, और ए ए फॉर एब्सेंस, ये बेसिकली अपोजिट हो जाता है मिनोरिया का, ए मिनोरिया। तो इस कंडीशन, ये क्यों कंडीशन डेवलप हो रही है बेसिकली कि ये जो अब नॉर्मली इंक्रीज्ड प्रोडक्शन है इसका प्रोलैक्टिन का, उसकी वजह से ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाता है, तो जिसके रिजल्ट में जो मेंस्ट्रुअल मेंसेस हैं वो सीज हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एमिनोरिया। ठीक है, इसी तरह ये जो प्रोलैक्टिन है ये टेस्टिस पे भी जो है वो बेसिकली स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है उसको भी जो है वो बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो फीमेल के अंदर ओवरीज पे एक्ट करता है और मेल्स के अंदर ये टेस्टिस पे जो है वो एक्ट करता है। तो दोनों कंडीशन में फीमेल में अगर ओवरीज के से ओव्यूलेशन नहीं हो रही, ओवरी एग की प्रोडक्शन नहीं हो रही, और मेल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो बेसिकली जो है एक कंडीशन डेवलप हो जाती है कि स्टेरिलिटी टाइप का। बेसिकली फीमेल जो है, फीमेल में अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही तो एग प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए कंसेप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो बेसिकली क्या करता है, एक तो ग्लैक्टोरिया करता है कि ये जिसको हम इनअप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट मिल्क प्रोडक्शन या रिलीज। दूसरा एमिनोरिया जिसको हम क्या कहते हैं, सिजेशन ऑफ मैचुरेशन। तीसरी जो है कंडीशन वो क्या है, बेसिकली इम्पोर्टेंस या मेल के अंदर और स्टेरिलिटी इन फीमेल्स। ठीक है,
तो इसके ये इफेक्ट्स होते हैं प्रोलैक्टिन के बेसिकली। उसके उसकी अगर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन या अब नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही हो प्रोलैक्टिन की, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 कंडीशन है जो हाइपर सिक्रीशन जो होती है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की, उसके रिजल्ट में होती है। एक जाइगेंटिज्म, दूसरा एक्रोमेगाली, तीसरा हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, ये अभी हमने जो कंडीशन डिस्कस की थी 3, ये ओवर प्रोडक्शन की डिस्कस की थी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन थे उनकी ओवर प्रोडक्शन। अब एक जो आपने हाइपोसिक्रेशन, जिसमें क्या होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी के किसी हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी सिक्रीशन कम हो रही है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रेशन। अब इसमें एक जो कंडीशन आपने लिखनी है या याद रखनी है वो है डवार्फिज्म। दूसरी कंडीशन आपने याद रखनी है, इसमें एक ही कंडीशन आपने याद रखनी है, वो है तो सिर्फ इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस जो आपका क्वेश्चन है उसका इम्पोर्टेंस, इसको मेल्स में इम्पोर्टेंस कॉज करती है, इनएबिलिटी टू इम्प्रेग्नेट द फीमेल, ठीक है। इसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट जो कंडीशन अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है डवार्फिज्म, DWARFISM, ठीक है। डवार्फिज्म बेसिकली क्या है, ये कि जो हमने अभी जो कंडीशन डिस्कस की थी जाइगेंटिज्म का, उसका ये अपोजिट है, ठीक है। डवार्फिज्म उसका क्या है, अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि उसमें अब नॉर्मली इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही थी ग्रोथ हार्मोन की इन चाइल्डहुड, ठीक है। अब नॉर्मली इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही थी ग्रोथ हार्मोन की इन चाइल्डहुड। अब इसमें अब नॉर्मली डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही होती है ग्रोथ हार्मोन की इन चाइल्डहुड। अब जब चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगा और उसके सफिशिएंट लेवल्स नहीं होंगे, तो बोन्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होती। बोन की जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होती, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब जो लॉन्ग बोन्स होती है इनकी जब लेंथ इंक्रीज नहीं होती स्पेशली, तो जो लिम्स है वो छोटे छोटे रह जाते हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी के जो लिम्स होते हैं बेसिकली वो छोटे रह जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डवार्फिज्म, ठीक है। और इसमें क्या जिसको मतलब वो बेसिकली शॉर्ट हाइटेड या बोना भी कहते हैं उर्दू में। उसमें क्या होता है बेसिकली डवार्फिज्म, और वो कब डेवलप होती है, जब अब नॉर्मली डिक्रीज प्रोडक्शन हो ग्रोथ हार्मोन की इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये जाइगेंटिज्म का एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। तो उसका जो एग्जैक्टली अपोजिट होता है उसका जाइगेंटिज्म का, ठीक है। समझ आया? इट्स वेरी इजी। डवार्फिज्म आपने क्या करना है कि जाइगेंटिज्म का अपोजिट कर देना है। जाइगेंटिज्म में चाइल्डहुड में अब नॉर्मली इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही थी
इसमें चाइल्डहुड में नॉर्मली डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही है। तो जब डिक्रीज प्रोडक्शन होती है, जब अभी बोन्स की अभी ग्रोथ हो रही होती है, तो बोन्स जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज नहीं होते, तो जो हाइट होती है वो शॉर्ट रह जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं dwarfism। ठीक है। ऐसा ये जो impotence in males ड्यू टू हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, तो ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में वो बेसिकली वो टेस्टिस से स्पर्म्स की प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं होती, तो उसको हम जो है वो इम्पोर्टेंस उसको कहते हैं। ठीक है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ड्वार्फिज्म बेसिकली क्या है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो उसकी डिक्रीज प्रोडक्शन होती है एंटीरियर पिट्यूटरी से इन चाइल्डहुड। ठीक है। चाइल्डहुड में उसकी जाइगेंटिज्म में वो इंक्रीज थी, इसमें क्या होता है, डिक्रीज प्रोडक्शन है। तो डिक्रीज प्रोडक्शन जो है वो फिर जब ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस ही कम हो रहा है, तो बोन्स पे एक्ट कम करेगा, बोन्स की उस तरह ग्रोथ नहीं होगी लेंथ वाइज, तो बोन्स की जो लेंथ है वो कम रह जाएगी, तो उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली जो हाइट है वो कम रह जाती है। तो हाइट जब कम रह जाएगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डिवार्फिज्म। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं, नहीं तो नेक्स्ट चलता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स हैं, उसमें देखें इसका जेनेटिक जो जीन्स का रोल है वो डेफिनेटली होता है, इसमें हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। जितनी भी ये जो कैंसरस कंडीशन होती हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू रन इन द फैमिलीज। ठीक है। ये जो कंडीशन होती है जैसे कैंसर है, तो इसीलिए जब हम कैंसर की हिस्ट्री भी लेते हैं, किसी को अगर कोई कैंसर या ट्यूमर डायग्नोज हुआ, तो उसको जब कैंसर कंडीशन जब हम उसको फर्दर इवेलुएट करते हैं, तो जो कैंसर डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर जो है बेसिकली इटसेल्फ एक उसका जी उसका उसके अंदर जीन्स का रोल होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या किसी और टाइप का कोई कैंसर है, तो उसमें अगर किसी के पेरेंट्स को हुआ होगा या उससे पेरेंट्स के पेरेंट्स को हुआ हो, तो उसमें टेंडेंसी ज़रूर होती है कि ये आगे जाके बच्चों में भी जो है वो क्या होता है कि ये डेवलप हो सकता है। ठीक है। तो जब हम ये एक ओवरऑल एक जनरल कॉज होती है कैंसर की कि और कैंसर है ही बेसिकली क्या, कि अब नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स, के सेल्स अब नॉर्मली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है। और उनकी डिस्ट्रक्शन उस स्पेस से नहीं होती जिस जिस स्पेस से उनकी रेप्लिकेशन हो रही होती है। तो अगर डिस्ट्रॉय 20 हो रहे हैं, प्रोड्यूस 100 हो रहे हैं, तो बेसिकली वो जो उसकी जो सेल डिवीजन है उसके अंदर अब नॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है। और सेल डिवीजन के अंदर अब नॉर्मेलिटी में जीन्स का भी रोल हो सकता है। ठीक है। एक फैक्टर होता है। तो इसलिए इसके ये जो कंडीशन है जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली, इसमें जो जीन्स की इन्वॉल्वमेंट है वो डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है। तो ट्यूमर जो है वो बेसिकली उसका उसमें उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें जीन्स का रोल डेफिनेटली हो सकता है। अलीजा क्लियर है यहाँ तक? समझ आई इस चीज़ की? अलीजा। अलीजा। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये अभी हमने बेसिकली हाइपर सिक्रीशन में 3 कंडीशन की हैं, जाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली और हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, ठीक है। अच्छा, इसमें अदील आप ये पूछ रहे हो कि अदील का क्या क्वेश्चन है इसमें? अदील, आपका इसमें क्वेश्चन आया था, आपको ग्लेक्टोरिया की समझ नहीं आई, राइट? अदील, I don't see that question anymore. अदील, ठीक है। ग्लेक्टोरिया की समझ नहीं आई। अच्छा, ग्लेक्टोरिया बेसिकली ये है कि इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन या इनअप्रोप्रिएट रिलीज ऑफ मिल्क है बेसिकली। नॉर्मली मिल्क की प्रोडक्शन होती है जब प्रेगनेंसी की लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है। प्रेगनेंसी का बेसिकली थ्री थ्री इसके जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं बेसिकली, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। 9 मंथ्स का या 280 डेज का पीरियड होता है, ठीक है। तो मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है, जो लास्ट वाला ट्राइमेस्टर होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो रहा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसकी वजह से वो जो एक्ट करता है फीमेल जो होती है उसके ब्रेस्ट पे, जिसकी वजह से मिल्क की प्रोडक्शन होती है। ये है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और वो एक्ट करता है फीमेल के ब्रेस्ट पे और वहां से मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। अब अब अगर किसी रीजन की वजह से इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या प्रोडक्शन मतलब सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन शुरू हो जाए अब नॉर्मली, जैसे कोई फीमेल हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, जिस जो जो प्रेग्नेंट भी ना हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल हो और उसमें नॉर्मली प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर की वजह से उसमें प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो वो अल्टीमेटली वो उसका जो टारगेट ऑर्गन है वो है फीमेल ब्रेस्ट। ये इसी तरह मेल्स के अंदर वो बेसिकली वो टेस्टिस पे भी जो है वो एक्ट कर सकता है। तो वो जब नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में जब एक्ट करेगा फीमेल के ब्रेस्ट पे, तो वो मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो वहाँ से इनिशिएट हो जाएगी। तो अब बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल एज एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मली वो प्रोड्यूस होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस कंडीशन में जब वो मिल्क रिलीज होता है फीमेल ब्रेस्ट से इन इस एबनॉर्मल कंडीशन में, उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लैक्टोरिया। ग्लैक्टो कहते हैं मिल्क और या मीन रिलीज, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसको हम कहते हैं ग्लैक्टोरिया। क्लियर? यहाँ तक समझ आई? अदील क्लियर है? अदील, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो है डिसऑर्डर, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें एक ही कंडीशन जो है वो आप लोगों ने मेमोराइज करना है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन हम डिस्कस करने लगे वो है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है।
अब इससे जो एक जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा एक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और एक जो है वो एंटाई डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, एडीएच। एडीएच इसका फुल नेम जो होता है एंटाई डाययूरेटिक हार्मोन। एंटाई डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एंड एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर में कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है। अब इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है या हमें पता होना चाहिए कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि डाययूरेसिस जो है, डाययूरेसिस या डाययूरेटिक या डाययूरेसिस, डाययूरेसिस कहते हैं कि ये जो प्रोडक्शन होती है यूरिन की, इसको हम कहते हैं डाययूरेसिस। जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन की जो प्रोडक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, डाययूरेसिस। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन होती है यूरिन की बेसिकली ये मेनली ये किडनीज में होती है। ठीक है। अब किडनीज के अंदर बेसिकली नेफ्रॉन होती हैं। ठीक है। और वो नेफ्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो उसमें वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो एक बेसिकली बोमन्स कैप्सूल होता है, फिर एक डिसेंडिंग लूप होता है, और ठीक है, फिर लूप ऑफ हेल होता है, फिर असेंडिंग लूप होता है, फिर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या होता है कि जब हम जब फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, और वो फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर लेवल पे। ठीक है। बोमन्स कैप्सूल पे के जो लोकेशन है वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। अगर आप लोगों को याद हो, यूरिन प्रोडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं: फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है। फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड जो स्टेप होता है इसका यूरिन प्रोडक्शन का वो होता है सिक्रीशन। ठीक है। अब जब फिल्ट्रेशन होती है तो उसके रिजल्ट में जो बेसिकली क्या होता है कि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो वाटर होता है वो नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है। ठीक है। लार्ज वॉल्यूम जो है अ, अ, वो लार्ज वॉल्यूम जो है वो उसके अंदर चला जाता है। ठीक है। तो जब वो उसके अंदर चला जाता है तो जो चीज़ नेफ्रॉन के अंदर चली जाती है वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो बॉडी से एक्सक्रीट होती है। जो चीज़ नेफ्रॉन के अंदर चली जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से रिलीज हो जाती है। अब एक लार्ज वॉल्यूम जब नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है तो अगर उतना ही वॉल्यूम अगर यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाए या एक्सक्रीट हो जाए तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। ठीक है। तो वो जो एक एक्सेसिव जो वाटर होता है जो नेफ्रॉन के अंदर चला गया उसको रीअब्सॉर्ब करवाना होता है। ठीक है। और उसकी रीअब्सॉर्प्शन होती है इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन जो है वो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है। ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और फिर उसके एक्शन में जो वाटर की जो परमेबिलिटी है वो
उसकी मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर एक जो यूरिन का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो इफेक्ट है वो एंटाई डाययूरेटिक है, कि ये डाययूरेसिस का या अपोजिट है, ठीक है। इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एंटाई एंटाई डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। जो कि फिर अल्टीमेटली इसको क्या करता है कि यूरिन की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है, उसके जो वॉल्यूम है वो कम कर देता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है कि इसकी जो जो क्या कहते हैं, इसकी जो एंटी डायरेटिक हार्मोन की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से सॉरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन ब्लड के अंदर कम होगा तो ये अल्टीमेटली जो किडनीज के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। तो जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा तो क्या होगा कि बेसिकली वो ज़्यादा वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा और अप टू 10 लीटर डेली, मतलब नॉर्मली जो यूरिन आउटपुट होती है वो 2 लीटर्स होती है, ठीक है। 2 लीटर्स होती है इन 24 आवर्स। अब जिसको डायबिटीज इंसिपिडिस में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है बॉडी के अंदर और ज़्यादा वाटर जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडिस। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडिस। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जो डायबिटीज इंसिपिडिस है, हमें यूरिन प्रोडक्शन का जो स्टेप्स है और उसका प्रोसेस है वो पता हो और इसका नॉर्मल एक्शन का पता हो, फिर हमें डायबिटीज इंसिपिडिस की समझ आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं: फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन के 3 स्टेप्स: फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि चीज़ें जो है वो सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड से नेफ्रॉन में जाते हैं, ठीक है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंसेस हैं या जो भी वाटर है वो नेफ्रॉन से वापस ब्लड में आते हैं, ठीक है। सिक्रीशन में क्या होता है कि फिर थर्ड स्टेप में चीज जो है वो बेसिकली वो जो चीज़ें हैं वो ब्लड से दोबारा नेफ्रॉन के अंदर जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तो है 3 स्टेप्स यूरिन फॉर्मेशन के। अब इसमें जब पहले स्टेप पे जब फिल्ट्रेशन होती है नेफ्रॉन के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा अप टू 180 लीटर तक जो यूरिन का जो वॉल्यूम होता है बेसिकली या कंटेंट होता है वो नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है एक दिन में। अब उसमें मोस्टली जो है वो सारा का सारा वो रीअब्सॉर्ब होता है, ऑलमोस्ट सारा तो नहीं लेकिन मोस्टली जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब रीअब्जॉर्प्शन का जो स्टेप है उसमें एंटी डायरेटिक जो हार्मोन होता है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और उसकी परमेबिलिटी को चेंज करके वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। तो एज ए रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो वो फिर उसकी वजह से जो यूरिन है उसकी उसके उसका कंटेंट कम हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की। अब अगर ये जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब अगर किसी कंडीशन किसी रीजन की वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो गया, ठीक है, और एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज नहीं हो रहा, तो एडीएच रिलीज नहीं हो रहा, उसका लेवल ब्लड के अंदर कम है, तो वो क्या करेगा कि बेसिकली वो किडनी ट्यूब्यूल पे जाके एक्ट नहीं करेगा तो वाटर की रीअब्सॉर्प्शन ब्लड के अंदर कम हो जाएगी। जब वो ब्लड के अंदर कम हो जाएगी
तो ज़्यादा वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तो एक लार्ज वॉल्यूम जो है वो बॉडी से रिलीज होता है और अप टू 10 लीटर ए डे इन 24 आवर्स। वो 24 आवर्स जो है वो अप टू या मोर देन 10 लीटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यूरिन आउटपुट जो है वो हो जाती है या उससे बढ़ जाती है। ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन इन विच there is there is a hyposecretion of antidiuretic hormone from the posterior pituitary gland, resulting in the decreased reabsorption of the water in the collecting tubule. As a result, the urine production is increased। क्योंकि ये एंटी डायरेटिक था, लेकिन ये नहीं प्रोड्यूस हुआ तो डायरेसिस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ आई? भाईना नहीं समझ आई आप? क्या रिपीट करना है? भाईना क्या क्या नहीं समझ आया आपको? भाईना क्या पूछ रही हो? इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि डायबिटीज इंसिपिडस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज लो प्रोडक्शन ऑफ, या उसको हम कैसे और साथ कह सकें, लो प्रोडक्शन और हाइपोसिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। As a result, there would be a decreased reabsorption of the water in the collecting tubule, subsequently an increased production of urine. एंसेफलाइटिस कहते हैं स्वेलिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू। तो ये उसके बेसिकली कुछ कॉजेज हैं, ट्रामा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो बेसिकली ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं ना, दोनों ऑक्सीटोसिन और क्या कहते हैं, एंटी एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ये ज़रा नोट कर लें। मे बी आपने अगर उसमें इसके नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये जो दोनों के दोनों जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों के दोनों प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड विद पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ थ्रू ब्लड वेसल्स अटैच होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ थ्रू नर्व्स होता है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से। प्रोड्यूस होने के बाद ये आके स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, तो वहाँ से जो है वो बेसिकली ये फिर जब रिलीज होना होता है तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस और रिलीज होते हैं, और फिर ये जब बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं तो ये फिर टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब किसी कंडीशन की वजह से हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए, वो ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या ब्रेन की स्वेलिंग हो सकती है ड्यू टू एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, तो उसमें फिर ये क्या होता है कि हाइपोथैलेमस अगर डैमेज हो जाए तो फिर इनकी जो है वो सिक्रीशन नहीं होती, और फिर अल्टीमेटली जो इसका जो एडीएच का फंक्शन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है,
तो वो भी क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो जो है ना इसको बेसिकली क्या करता है, इस कंडीशन को लीड करता है, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस को, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आयशा, ये थ्रू नर्व्स कनेक्टेड होता है, थ्रू नर्व्स, आयशा थ्रू नर्व्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ थ्रू नर्व्स होता है, ठीक है। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, वो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं जब आप आएंगे। इसका स्ट्रक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर वो पढ़ा हुआ है ठीक है, नहीं तो फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, अभी अभी ज़रा यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लें ज़रा। स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हुआ इसका? चलें इसको नेक्स्ट ये किसी लेक्चर में इसको रिपीट कर लेंगे, इसके स्ट्रक्चर को। अच्छा, अभी ज़रा मुझे अटेंडेंस और आपके लिए ले लें, ठीक है। तो इसमें एक जो निशा नसीम, मैं अभी सीक्वेंस से नहीं लगा रहा, वो जो रह जाएगा फिर उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। निशा है, हफ्सा, खुशनूर, अक्सर, मोनिका, आतिका, अलीजा, शौकत, आयशा शब्बीर, कमर, तौसीफ,
अच्छा अच्छा, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं मैं उनके अभी नाम बोलने लगूँ? हाँ, कोई अगर हो तो फ़ौरन मैसेज करें, ठीक है। जो एब्सेंट्स हैं, ठीक है, जो एब्सेंट हैं अभी, अदील सलीम है, ठीक है, अदीना उबैद, अली हमजा, अंबर फ़ारूक, लुबना यूसुफ, मलाइका नादिर, महक नदीम, मिनाहल जावेद, मुक़द्दस परवीन, निदा नूर, नुज़हत शफ़ी, राबिया मुजीब, समन सहर, समाना इम्तियाज़, सना, सैरिश शाहिद, तबीर सफदर, तिफ़रा एहसन, ज़ैनब अमजद अज़मत एंड आयशा इशफाक। जिनके नाम बोले और वो अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है और कोई जिसने कोई ये सेशन अटेंड किया है तो वो बोले, ठीक है, वो अटेंडेंस लगवाए अपनी। जो जिनके नाम मैंने नहीं बोले वो दोबारा प्रेजेंट ना लिखे इसमें। जिनके नाम मैंने नहीं बोले वो इसमें प्रेजेंट ना लिखे। आयशा, मैंने आपको आपका नाम नहीं लिया, आप ना लिखो इसमें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं, अदील सलीम, अदीना उबैद, अली हमजा, अंबर फ़ारूक, लुबना यूसुफ, मलाइका नादिर, महक नदीम, मिनाहिल जावेद, मुक़द्दस परवीन, निदा नूर, नुज़हत शफ़ी, राबिया मुजीब, रफ़िया नाज, समन सहर, समाना इम्तियाज़, सना, सैनिश शाहिद, तबीर सफदर, तिफ़रा एहसन, ज़ैनब अज़मत, आयशा इशफाक। इनमें से जो कोई अगर प्रेजेंट है तो वो उसमें मैसेज करे। ठीक है, जो प्रेजेंट है, बाकी जिनका नाम मैंने नहीं बोला वो प्रेजेंट है, ठीक है। साकिब, मैंने आपका नाम नहीं बोला तो इसमें क्यों मैसेज कर रहे हैं? आयशा, मैंने आपका नाम नहीं बोला, आप प्रेजेंट हो, आपके अटेंडेंस जो है अ, अच्छा, आपका नाम आयशा इशफाक है, ठीक है, ठीक है। आपका रोल नंबर एंड पे है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, और कोई? ये जो जिनके लॉगिन का इशू है
उनको हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इशू है जो भी है, लेकिन उनकी अटेंडेंस तो नहीं इस पे मार्क हो सकती। ठीक है। तो अच्छा, ये इसमें ये बताएं कि आयशा इमरान और आयशा शब्बीर दोनों प्रेजेंट है या नहीं? आयशा शब्बीर और आयशा इमरान। ठीक है, समझ आ रहा है। आपकी अटेंडेंस लग गई, समझ सर। ठीक है। आयशा इमरान, आयशा शब्बीर, अगर इनमें कोई भी आयशा प्रेजेंट है तो बताए। ये तो दोनों की एब्सेंट लगेगी। आयशा इमरान और आयशा शब्बीर। आयशा इमरान, आयशा शब्बीर। तो जो प्रेजेंट आयशा है जिसकी अटेंडेंस लगी वो आयशा इशफाक है। तो दोनों आयशा जो है, आयशा शब्बीर और आयशा इमरान एब्सेंट है। ठीक है, चलो ठीक है। होपफुली जो है वो हम मंडे से इन पर्सन क्लास होगी, तो फिर देखेंगे कि यहीं से कंटिन्यू करना है या क्या करना है। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। अली हमजा, आप पूरे सेशन में तो नहीं थे। अ, सना, आपकी अटेंडेंस लग गई है। जो सना कमल, आपकी अटेंडेंस लग गई है। ठीक है। हाँ। अली हमजा, आपने ये जो ऑनलाइन सेशन है वो सारा अटेंड किया या अभी लॉग इन हुए? अभी लॉग इन हुए हो या पूरा सेशन अटेंड किया? तो आयशा शब्बीर और आयशा इमरान, अगर उन्होंने अटेंडेंस लगवाई है तो अभी इस टाइम वो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है, अगर उन्होंने अटेंडेंस लगवाई है तो? भाई आयशा, इशफाक, आप उनकी एडवोकेट बनी हुई हो, वो दोनों खुद रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? दैट्स द पॉइंट।
ठीक है, ठीक है आयशा इमरान और आयशा शबीर आपकी लगी अटेंडेंस। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर दैट्स इट फॉर टुडे।